हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाणिज्य क्रांति। बीए फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड। अब वाणिज्य क्रांति, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित बात हम इसमें करेंगे। जो पूरा चैप्टर है वो है वाणिज्यवाद एवं वाणिज्य क्रांति। यहाँ हम सबसे पहले वाणिज्य क्रांति के प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन यूरोप, जिसके बारे में आपने पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन में भी पढ़ा, वो अपने प्रथम चरण में अराजकता एवं अव्यवस्था का युग रहा। लोगों के जीवन पर धर्म और नैतिकता का प्रभाव था। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विचारधारा स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हुई थी। मध्य युग के उत्तरार्ध तक आते आते परिस्थितियां बदली। पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित होने लगे। लोग एक दूसरे देश की संस्कृति और सभ्यता को जानने की उनमें जिज्ञासा होने लगी, परंतु अभी भी व्यापार और वाणिज्य की उन्नति नहीं हुई थी। इसका कारण क्या था कि क्यों अभी तक उन्नति नहीं हुई थी? तो कुछ ऐसी कमियां थी जो कि इनके मार्ग में एक तरह से रुकावट पैदा कर रही थी, जैसे व्यापारिक मार्गों की असुरक्षा, पारगमन शुल्कों की भरमार, अपर्याप्त मुद्रा और मध्यकालीन गिल्ड व्यवस्था। गिल्ड व्यवस्था जो थी उसमें सामंत नहीं चाहते थे कि जो कृषक हैं वो अपना खेती बाड़ी छोड़कर शहरों की ओर जाएं, व्यापार में उनकी रुचि हो। तो और व्यापारिक मार्ग भी सुरक्षित नहीं थे। मुद्रा का उतना प्रचार प्रसार नहीं था। वस्तु विनिमय व्यापार का साधन हुआ करता था। लेकिन मध्य युग के अंत तक परिस्थितियों के बदलने से वाणिज्य क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब वाणिज्य क्रांति जब आई तो उसके क्या कारण रहे? जैसे भौगोलिक खोजों के द्वारा यूरोप वासियों ने अज्ञात व नए महाद्वीपों की खोज कर ली। राष्ट्रीय राज्यों की औपनिवेशिक नीतियों ने व्यापारियों के हितों को सुरक्षित कर व्यापारिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यूरोप के लिए एशियाई बाजारों के द्वार भी खुल गए। वे एशियाई देशों के साथ सीधा व्यापार कर भारी मुनाफा कमाने लगे। कंपनी व बैंक खुलने लगे। परिणाम स्वरूप व्यापार व वाणिज्य को विस्तार मिला और इसे ही हम वाणिज्य क्रांति कहते हैं। बहुत से परिवर्तनों ने भी वाणिज्य क्रांति में अपना योगदान दिया, जैसे मौद्रिक अर्थव्यवस्था, जो मुद्रा की अर्थव्यवस्था थी, उसका विकास हुआ। ऋण व्यवस्था पहले से सुगम और व्यापक हुई। लेन देन में ड्राफ्ट, ऋण पत्र व विनिमय पत्रों को मान्यता तथा साख व्यापार में वृद्धि हुई। वितरण व्यवस्था में सुधार हुआ, वो भी एक कारण रहा। अब निश्चित बाजारों की आवश्यकता होने लगी और हाट बाजारों ने उत्पादों को एक निश्चित बाजार प्रदान कर प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे हाट बाजारों ने स्थायी बाजार का रूप ले लिया। थोक व्यापार व दलाल, जिन्हें कि बिचौलिए उस टाइम का भी कहा जाता था, के कारण व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। संचार साधनों में भी सुधार होने लगा। व्यापारिक क्षेत्र में विस्तार से सर्वप्रथम डाक सेवाओं में सुधार किया गया। 1500 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में और 1600 ईस्वी तक यूरोप के लगभग सभी प्रमुख नगरों में संचार व्यवस्था प्रारंभ हो गई। 17वीं शताब्दी अखबारों के प्रचलन से व्यापार और वाणिज्य को और अधिक बढ़ावा मिला। फोर्थ, परिवहन सेवाएं। संचार साधनों में सुधार के साथ साथ सामान को शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने हेतु
परिवहन सेवाओं में सुधार की ओर ध्यान दिया गया। जहां स्थल यातायात में बहुत सुधार नहीं हुआ, वहीं समुद्री यातायात व बड़े जहाज़ों के निर्माण से व्यापार विस्तृत हुआ। हॉलैंड व इंग्लैंड में नई तकनीक से निर्मित जहाज़ों ने वाणिज्य क्रांति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। अटलांटिक सागर की भी महत्ता बढ़ी। इसके तट पर स्थित इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन आदि देश अब व्यापार के केंद्र बन गए। प्रतिस्पर्धा की भावना इन देशों में बढ़ने लगी। नई दुनिया से सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं प्रचुर मात्रा में यूरोपीय देशों में आने लगी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आया। इसके साथ ही व्यापारिक संगठनों का भी विकास हुआ। 16वीं सदी में नए प्रकार के व्यापारिक संगठनों का उदय हुआ। जहाज की कीमत और खेप में व्यापारियों की साझेदारी चल पड़ी। समुद्र पार के व्यापार में मुनाफा होने लगा और इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी, और जो कि वाणिज्यिक क्रांति के फलस्वरूप ही संभव थी। अतः कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने आवश्यक धन जुटाने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना की। इस प्रकार की कंपनियों में शेयर हस्तांतरण की सुविधा दी गई। पूंजी निवेश करने वाले लोगों को कंपनी के शेयर दिए जाते थे। शेयर के अनुपात में उन्हें लाभ मिलता था। हालांकि प्रारंभ में कुछ जो बड़ी कंपनियां होती थी उन्हें ही ये सुविधा प्रदान की गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका विकास होने लगा। बाद में कुछ कंपनियों को क्षेत्र विशेष के साथ व्यापार करने का एकाधिकार भी मिल गया, जैसा कि 1600 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। वस्तुतः संयुक्त पूंजी कंपनी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक घटना थी। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनियां जो थीं, उसमें समुद्री यात्राओं में कई बार सामान सहित माल डूब जाता था। अब उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। बीमा कंपनियों की स्थापना से क्या हुआ कि इससे व्यापारिक कंपनियों व जहाज मालिकों को भारी नुकसान जो उठाना पड़ता था, इस कठिनाई से निपटने के लिए बीमा कंपनियों का जन्म हुआ और बीमा कंपनियों ने वाणिज्यिक क्रांति को बहुत सहारा दिया। अब व्यापारियों को ये लगने लगा कि यदि उनका जहाज डूब भी जाता है तो उनका जो इंश्योरेंस है उससे उन्हें अपने जो माल भेज रहे थे उसका काफ़ी मूल्य मिल जाएगा। इस प्रकार निरंतर होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप यूरोप व्यापार व वाणिज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। इसी को वाणिज्य क्रांति कहा जाता है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम वाणिज्यवाद के उदय के कारण, वाणिज्यवाद के विचारकों के विषय में और साथ ही साथ बाद में कि वाणिज्यवाद के पतन के क्या कारण रहे, इन पर प्रकाश डालेंगे। थैंक यू।